हेलो स्टूडेंट्स, भाई कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेदा के इस चैनल पे। और मेरी आज की वीडियो में ये वीडियो आज बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 9th क्लास अब आप लोगों के एग्जाम में ज्यादा देरी नहीं है। और क्या बोलते हैं कि टॉपिक्स को कैसे याद रखा जाए, कैसे उन्हें अच्छे से समझा जाए, कैसे एग्जाम तक, एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में हम उस चीज को बिल्कुल फ्रेश माइंड से याद रख पाए। तो इन सभी समस्याओं का समाधान लेके मैं आज आपके पास इस वीडियो के साथ आई हूँ। जैसा कि हमारा हिंदी में टॉपिक है वर्ण विचार, ठीक है। तो वर्ण विचार में अक्सर जो बच्चों को तकलीफें आती है उसको याद रखने में, उस पर हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं आज आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इसमें ट्रिक क्या छुपी हुई है, हम किस ट्रिक से इस टॉपिक के जो अंदर छुपी हुई बातें हैं जिन्हें याद रखने में बड़ी परेशानी होती है, कैसे बेहतरी से याद रख सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे और आज की हमारी इस खास वीडियो को हम जल्दी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, टॉपिक हमारा आज का वर्ण विचार है, ठीक है। तो वर्ण के अंदर हम इसकी परिभाषा को समझेंगे, हम इसके भेद के बारे में जानेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं कि उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान वो कैसे याद रखें और इसकी क्या ट्रिक है, हम इस पर भी बेहतर से बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले परिभाषा से शुरू करते कि बेसिकली वर्ण होता क्या है। देखिए, वर्ण भाषा की वह इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके हम खंड नहीं कर सकते। कैसे? अब मैं आपको समझाती हूँ। वर्ण में बेसिकली हमारे स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, ठीक है। दो ही इसके भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं आपके? अ आ ई, है ना। वही आपके व्यंजन क्या है? क ख ग घ। तो बेसिकली इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते का क्या मतलब है कि इन वर्णों को, इन्हें हम दो अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते। भाषा की इसीलिए सबसे छोटी इकाई भी मानी जाती है। चाहे भाषा की कोई भी इकाई ले लीजिए, चाहे आप शब्द ले लीजिए, ठीक है। हम शब्दों को कई वर्गों में बांट सकते हैं, शब्दों के खंड करना संभव है ना। वहीं अगर मैं वाक्य की बात करूं तो वाक्य के खंड करना संभव है, लेकिन वर्ण को आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यही इसकी मोनोपोली है, यही इसकी सबसे खास बात है याद रखने वाली, ठीक है। तो ये बात हो गई वर्ण की। अब इसके दो भेद भेद हैं, जैसा कि आपको बताया मैंने, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या है? आ ई ई उ का ख ग घ, बस इतना ही है क्या? हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है स्वर के लिए? जी नहीं। इसको अब हम चलते हैं थोड़ा विस्तार से समझते हैं, ठीक है। इसको अब हम विस्तार से समझेंगे कि स्वर क्या होते हैं और इसमें याद रखने वाली चीजें क्या है। देन व्यंजन क्या होते हैं, उसमें क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। आइए स्वर से शुरू करते हैं कि ये वो ध्वनियां या अक्षर हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मतलब इन्हें किसी और शब्द की, किसी और वर्ण की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंप्लीट होने के लिए, पूरा होने के लिए इन्हें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये सीधा, एक और बात इसमें है कि सीधा जब आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे, इन अक्षरों का उच्चारण करेंगे, तो जो मुख की वायु है ना, वो सीधा आपके मुंह से बाहर निकलेगी, कहीं भी टच नहीं होती है। जैसे आ ई उ। यहाँ पर कहीं आपकी जीभ या कोई भी आपके होठ किसी भी हिस्से से टच नहीं हुए हैं। तो ये वर्ण को, सॉरी, स्वर, आपके स्वर को पहचानने की सबसे बढ़िया तरीका यही है हिंदी में, ठीक है। आ ई उ है और इनकी कुल संख्या 11 होती है, ठीक है। ये सभी आपके स्वर में काउंट होते हैं और इनकी टोटल संख्या 11 यानी 11 मानी जाती है हिंदी के अंदर। इसमें अंग आ को हमने शामिल नहीं किया है, कहीं आप लोग बाद में बोलें कि इसमें ये तो नहीं है। हिंदी में जो स्वर है मूल रूप से 11 स्वरों का महत्व है, जो कि आपके यहाँ स्क्रीन पर या बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में यही बात है कि भाषा की मूल ध्वनियां होती हैं, इनके उच्चारण के लिए मुंह और गले में कोई रुकावट नहीं आती। वही जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जो हवा है वो सीधा पास होती है, ठीक है। कोई भी हिस्सा किसी भी दूसरे हिस्से से नहीं टकराता है, सीधा हवा
निकल जाती है, वहां पर आपके स्वर होते हैं। मुख्य इसके 3 प्रकार माने जाते हैं, स्वर 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। लेकिन हिंदी में 2 स्वरों का महत्व है, ह्रस्व और दीर्घ। जो आपके प्लुत स्वर है ना, बेसिकली ये हिंदी में ज्यादा प्रयोग में आते नहीं है, ये वैदिक काल से है तो, लेकिन अब इनका कोई इस्तेमाल उस रूप से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है कम समय लेने वाले अक्षर। ठीक है, जिनके उच्चारण में आपको कम समय लगता हो। बेसिकली आपके जितने भी आपके छोटी ई की मात्रा के शब्द हैं, ठीक है, जितने भी छोटे अक्षर हैं, छोटी मात्रा वाले शब्द हैं, चाहे वो छोटी ई है या छोटा ऊ है या फिर अ है, ठीक है, ये सभी आपके ह्रस्व स्वर होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कल, कल, कल बोल के काम खत्म हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जैसे आपने बोल दिया कि किल, किल हो गया, किल बोल के बात खत्म हो गई, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। तो जहां उच्चारण में कम समय लगता है वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, है ना। वही इसका उल्टा है, इसका बिल्कुल ठीक विपरीत है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ में देखिए, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है अधिक समय लेने वाला, ठीक है, दीर्घ का मतलब है अधिक समय। तो ऐसे स्वर जिनको उच्चारण में ज्यादा समय लगता है वह आपके दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ओ से ओखली और ओ से औरत, ये जितने भी हैं आपके दीर्घ स्वर है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी मात्राओं के शब्द हैं और इनको बोलने में समय ज्यादा लगता है। जैसे आपने बोला राम, बड़े आ की मात्रा आ गई यहाँ पे, तो ये आपका राम बोलने में रम से ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, थोड़ा खिंच भी रहा है ना, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर बोले जाते हैं। तो आई होप आपको ह्रस्व और दीर्घ में यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। देखिए प्लुत स्वर बेसिकली कुछ नहीं है, जहां दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे उच्चारण में, कि भाई ये दीर्घ से भी अब ज्यादा लंबी बात जा रही है, ठीक है, ह्रस्व में तो मतलब टाइम लग ही नहीं रहा, दीर्घ में ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, वही प्लुत स्वर में दीर्घ से भी ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे कि आपका यहाँ पर एक अक्षर है, अक्षर बोले, ध्वनि बोले, ओम, है ना, जो ओम है वो प्लुत स्वर का एक अच्छा उदाहरण है और इसका उपयोग कम ही होता है, ना के बराबर ही इसका हिंदी में उपयोग इसीलिए होता है क्योंकि कोई खास आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सो यहाँ तक बात कर रहे थे हम स्वर की, है ना, जिसमें हमने उसकी परिभाषा और ये जाना कि कितनी संख्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, कैसे इनको हम पहचाने, याद रखें। अब हम आगे बात करते हैं व्यंजन की, ठीक है। तो व्यंजन उन वर्णों या अक्षरों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है कि कोई भी व्यंजन, क से लेके ज्ञ तक कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं है जिसमें स्वर ना मिला हुआ हो। बिना स्वर के व्यंजन अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं, आधे हैं, कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। कैसे जुड़े हुए हैं, रुकिए आपको मैं समझाती हूँ। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास का है, लेकिन अगर मैं इसके नीचे ये हलंत लगा दूं तो ये बन जाएगा क। अब ये आधा क बोला जाएगा जब इसमें मैं आ स्वर को, जो आ हमारा स्वर है उसे जोड़ूंगी, तब जाकर ये आपका पूरा का बनेगा। जब भी हम व्यंजनों को बोलते तो एक साउंड आती है अ की एंड में, क, ख, ग, तो वो अ जो साउंड है वो इस स्वर की साउंड है जो हर व्यंजन को कंप्लीट करता है। ऐसे ही अगर मैं ख देखूं
तो ये तब जाके कंप्लीट ख बनेगा। ऐसे ही सभी व्यंजन आपके बने हुए हैं, जैसे ग में अ जोड़ा तब जाके ये पूरा ग बनेगा। ऐसे ही घ है, ऐसे ही च है, छ है, ज है, ढ है, सभी व्यंजन इस अ स्वर के मेल से बने हुए हैं। इसके बिना सभी अधूरे हैं, आधे व्यंजन हैं, आधा उनको लिखा जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्वर का साथ मिला तब जाके वो कंप्लीट हुए और संपूर्ण व्यंजन बन पाए। ठीक है, तो ये बात बहुत सच है कि कोई भी व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा कहीं ना कहीं रुकती है। ठीक है, जब भी आप कोई भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे, चाहे वो क है, ख है, ग है, प है, फ है, मा है, या, र, ला, वा, मतलब जितने भी व्यंजन है, कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि कभी आपकी जीभ मुख के किसी हिस्से से टकरा रही है, कभी आपके होंठ टकरा रहे हैं, कभी जो ध्वनि है वो सीधा गले से निकल रही है ना? तो कहीं ना कहीं व्यंजनों में जो बोलने का तरीका है वो आपके किसी मुख के हिस्से से टकराएगा ही, उसके बिना व्यंजन नहीं बोला जाएगा। स्वर में क्या था, सीधा जो हवा है वो आपके मुख से निकल रही है, लेकिन व्यंजनों में ऐसा नहीं है। तो व्यंजन क्या है, यहाँ पर हवा कहीं ना कहीं रुकती है, जैसे कभी जीभ पे, कभी होठ पे, कभी गले पे, है ना? इसके बारे में अभी हम आगे और चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। सेम बात है, हवा पूरी तरह नहीं निकलती, जीभ, होठ, तालु या मुख के अन्य भाग से टकराती है। इनकी कुल संख्या 33 मानी जाती है। ठीक है, 33 मानी जाती है। कौन से 33 है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, जो आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आपका अंतःस्थल व्यंजन। ठीक है, स्पर्श, ऊष्म और अंतःस्थल। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या रहता है, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन में क्या है कि आपके जितने भी क, च, ट वर्ग हैं, क से लेके ट तक जितने भी ये वर्ग हैं, क, च, ट और प वर्ग है ना, ये सभी स्पर्श व्यंजन से आते हैं। स्पर्श व्यंजन मतलब इनको जब आप बोलेंगे तो आपके मुख का कोई हिस्सा कहीं ना कहीं टकराएगा, स्पर्श होगा, छुएगा, टच करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके इसीलिए स्पर्श व्यंजन होते हैं, क से लेके प, फ, ब, भ, म तक। ठीक है, म, य, र, ल, व, श, ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर आपके आते हैं अंतःस्थल व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है और ये आपके य, र, ल और व होते हैं, यानी ये आपके अंदर से इनकी जो ध्वनि है वो निकलती है, जैसे य, र, ल, व, है ना? कहीं ना कहीं एक कंपन होता है, इसीलिए ये आपके अंतःस्थल हैं। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, क्योंकि ऊष्म का अर्थ ही गर्म होता है, ऊष्म का अर्थ जो है वो गर्म होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे व्यंजन जब आप इनको बोलेंगे तो आपके मुख से एक गर्म हवा निकलेगी। ठीक है, आप कभी महसूस करके देखिएगा, जब आप श बोलेंगे, जब आप श बोलेंगे या आप स बोलेंगे या ह बोलेंगे, तो आप एक गर्म हवा निकलते हुए महसूस करेंगे। ठीक है, ये उनकी ऊर्जा है, तो इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। सो ये 3 टाइप के जो मेन व्यंजन है के टाइप्स है वो मैंने आपको बता दिए, स्वर व्यंजन क्या है वो आपको बता दिया, संख्याएं हमने बात कर ली। अब जो मेन आता है, जहां से क्वेश्चंस रियल में बनते हैं आपके एग्जाम में, अब हम उसकी बात करेंगे, जो कि है आपका उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम वो स्थान समझ लेते हैं, है ना, कौन कौन से स्थान है और फिर किस व्यंजन का कहाँ से उच्चारण होता है, प्लस ट्रिक, इसमें अब मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप याद रखेंगे, क्योंकि जेनवी एंट्रेंस 9th के पेपर में, जो 9th क्लास का एंट्रेंस होता है, उसमें मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक तो सबसे पहले देखिए आपका ओष्ठे है, यानी होंठ। सबसे पहला तो आपका होंठ है, हम सभी जानते हैं, ये जो हमारे दो गुलाबी गुलाबी सुंदर से होंठ है, लिप्स, ये हो गया। दूसरा आपका बनता है दांत, यानी दंत है। ठीक है, ये जो आपके दांत है चमकदार सफेद, जो कॉलगेट करता है उसके बिल्कुल सफेद होंगे, है ना? ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान आपका हो जाता है कंठ। कंठ यानी
ये गला की यहाँ से ध्वनि बिल्कुल निकलती है और कहीं टकराती नहीं है। अब बचता है आपका चौथा और पांचवा, मूर्धन्य और तालु। ठीक है, तालव्य भी बोलते हैं इसे और इसे मूर्धन्य भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या तालु और मूर्धन्य में कंफ्यूज रहते, तो आज मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। देखिए, तालु क्या है या तालव्य क्या है, ये आपके जो मुख का ऊपरी यहाँ पे हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका तालु है। ठीक है, ठीक है, ये आपका तालु हिस्सा है। और मूर्धन्य क्या है, जब आप कोई अक्षर बोलते हैं तो आप बहुतों में महसूस करें कि आपकी जो जीभ है ना वो हल्का सा रोल हुई और तालु के पिछले हिस्से पे जाके टच हुई, जो कि ये है जिसे मूर्धन्य बोला जाता है। ठीक है, तालव्य क्या है, ये वाला हिस्सा जो ऊपरी हिस्सा है, और मूर्धन्य क्या है, जब सॉरी आपकी जीभ घूम के आपके तालु के पिछले हिस्से पे टच होगी, वो आपका मूर्धन्य है। और अक्षरों को बोलते समय आप इस चीज को बखूबी महसूस करेंगे। अगर आप अच्छे से एक एक अक्षर को बोल के देखेंगे तो आप बखूबी ये महसूस करेंगे कि यहाँ जीभ घूम रही है, अच्छा यहाँ होठों से टकराई, यहाँ पर गर्म हवा वाकई निकली। ठीक है, तो ये वाली प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन से जो व्यंजन है मुख के किस हिस्से से बोले जाते हैं। और इसको फिर देखो याद रखने के लिए मैं आपको एक कोड बताऊंगी, आप वो कोड याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जिसके लिए सबसे जरूरी बात ये भी है कि आपको बहुत अच्छे से क से ज्ञ तक आता हो। अब अगर वो नहीं आता है तो वो देखिए आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको कम से कम ये सब तो आना चाहिए भाई, ये तो हम नर्सरी में पढ़ के आए हैं ना, तो आना चाहिए ही चाहिए, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। चलो फिर हम शुरू करते हैं क से। देखिए, क ख ग घ ण, ये सबसे पहली लाइन आती है। ठीक है, दूसरी लाइन क्या आती है, च छ ज झ ण। ठीक है, तीसरी लाइन आती है ट ठ ड ढ न, चौथी आती है त थ द ध न, और पांचवी आती है प फ ब भ म। ठीक है, 1 2 3 4 5 इनको स्पर्श व्यंजन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बोलते समय जो हमारे जीवा है वो मुख के कई हिस्सों से टकराती है। अब इस क ख ग घ ङ को क वर्ग बोला गया है। ठीक है, तो ये सभी जो वर्ण हैं ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। आप यहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है, ये इतना आपका चेहरा है, इतना चाहिए भी नहीं, इतना। तो सबसे पहला जो है वो कंठ से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब कंठ से हम थोड़ा ऊपर आएंगे फिर आपको समझाया जाएगा। ठीक है, कंठ से शुरू हो रहा है कौन सा, क ख ग घ ण। ठीक है, इसको क वर्ग बोला जाता है। देन सेकंड आपका क्या है, च वर्ग। क्यों, क्योंकि इसका प्रथम जो व्यंजन है वो च है, इसीलिए च छ ज झ ण ये सभी इसके अंदर आते हैं, जिसको तालु से बोला जाता है। च छ ज झ न, कंठ से थोड़ा हम ऊपर की तरफ आए तो हमें क्या दिखा, तालु। तो इसीलिए सेकंड नंबर पे हमारा तालु आ गया, फर्स्ट नंबर पे कंठ क्योंकि गले से शुरू हुआ, सेकंड पे तालु च छ ज झ न। थर्ड आ जाइए, इसको हम ट वर्ग बोलते हैं। कौन सा, ट वर्ग, ट ठ ड ढ न। ठीक है, ट वर्ग इसलिए क्योंकि इसका जो प्रथम है वो ट से शुरू हो रहा है, प्रथम व्यंजन जो हमारा है ट है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है क्या, मूर्धा। कंठ तालु, अब आई मूर्धा की बारी। ठीक है, तो ये सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, यानी आपकी जीभ हल्की रोल होगी और तालु के पिछले हिस्से को छुएगी। बोल के देखिएगा, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, ये सभी जो है कहीं ना कहीं छू रहे हैं। मैं तो करके देख रही हूँ, आपको भी करके देखना जरूर है। देन हम फोर्थ पे आते हैं जिसको हम त वर्ग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सभी व्यंजन जो है वो दांत से टकराते हैं। बोल के देखिए, त थ द ध न, है ना, त थ द ध न, मेरी जीभ बार बार दांतों से टच हो रही है। ठीक है, तो फोर्थ पे हम अपने दांतों को रखते हैं। एंड देन लास्ट में आपका आता है प वर्ग, जिसमें प फ ब भ म आता है। और जब हम कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, लास्ट हमारे क्या बचता है, बट होठ, है ना। तो ये जो आपके होठ हैं, ठीक है, जिसको ओष्ठ
या ओष्ठ्य भी बोला जाता है, प फ ब भ म, इन्हीं सभी से बोले जाते हैं। जब आप इन व्यंजनों को बोलेंगे, जैसे बोल के देखिए, प फ ब भ म, आपके होंठ बार बार आपस में टकराएंगे एक दूसरे से। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, ये तो मैंने आपको बात समझा दी। आपको एक कोड याद रखना होगा, जैसे के से हम, क से के हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंठ से बोला जा रहा है। फिर हम टी से तालु याद रखेंगे, एम से मूर्धा याद रखेंगे, डी से दांत याद रखेंगे, और ओष्ठ, ओ होठ यानी एच होठ। तो के टी एम डी एच, ये आपका एक कोड हो जाएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ या होठ। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे, और आपको इसके साथ ही ये लाइन याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे। के टी एम डी एच, के टी एम डी एच, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, और आपके लास्ट में बचा क्या, होठ या ओष्ठ। ठीक है, तो इस कोड के साथ अगर आप इसको अच्छे से याद करेंगे तो आपको मतलब कोई जरूरत ही नहीं है कि भाई बार बार पढ़ना पड़े, रिवाइज करना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बेस्ट ट्रिक, इससे भी बेस्ट ट्रिक जो मैं आपको बताऊं, कि आप बार बार उच्चारण करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा तालु कहाँ है, कंठ कहाँ है, ठीक है, मूर्धन्य कहाँ है, और आपको खुद समझ आ, जब भी आप बोल के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तालु से बोला जा रहा है, ये तो च वर्ग है, ये तो ट वर्ग है, ये यहाँ, बस इतना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया, तो अब हम कुछ क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, है ना, कि भाई कितना अच्छे से समझ में आया है। तो पहला क्या है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ या कंठ है। ठीक है, क्या है यहाँ पर हमने ढ वर्ण किसमें पढ़ा था कि ये ट वर्ण, ये ट के अंदर आता है, ये रहा ढ, कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से, है ना। तो क्या हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए मूर्धन्य राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ढ बोल के देखिए, ढ, जब भी आप ढ बोलेंगे जीभ रोल होगी और तालु के पिछले हिस्से को टच करेगी, तो वही आपका मूर्धा है। चलो नेक्स्ट, ग वर्ण का उच्चारण स्थान, क ख ग घ, है ना, यहाँ पे आता है। हमने क्या सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, के फॉर क्या होता है, कंठ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कंठ। ठीक है, यानी बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प वर्ग का उच्चारण स्थान, प, जब मैं प बोल रही हूँ, एक तो मेरे होंठ आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, और प जो है आपकी लास्ट लाइन होती है, फिफ्थ वाली, प फ ब ह और म, ठीक है, ये है, और लास्ट में हमारे क्या था, होठ। ठीक है, होठ, तो होठ यानी आपका ओष्ठ, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स वर्ण का उच्चारण स्थान है, स वर्ण का उच्चारण स्थान, ये क्वेश्चन गाइज आप लोगों के लिए है, क्योंकि इतनी हमने अच्छे से पूरा समझ लिया, पढ़ लिया। तो अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि स वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ, ओष्ठ, मूर्धन्य या फिर दंत्य। और ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।